Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study the evolution of India's special economic zones. तो चलिए आज हम समझते हैं इंडिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी SEZs की पूरी कहानी। ये आखिर हैं क्या, कैसे बने, आज इनकी क्या सिचुएशन है और सबसे इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम में इनका फ्यूचर क्या होगा। अच्छा, एक चीज इमेजिन कीजिए, इंडिया के अंदर ही एक ऐसी टेरिटरी, एक ऐसा इलाका जहां इंडिया के नॉर्मल कस्टम्स, ड्यूटीज और टैक्स के लॉज आमतौर पर अप्लाई ही नहीं होते। एक ऐसी जगह जिसे ट्रेड के लिए, मतलब व्यापार के लिए लीगली फॉरेन टेरिटरी माना जाता है। इंटरेस्टिंग है ना? ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये है रियलिटी इंडिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की। तो आखिर ये SEZ होता क्या है? देखिए, सिंपल शब्दों में एक SEZ एक स्पेशली डिमार्केटेड यानी एक खास तौर पर चिन्हित ड्यूटी फ्री एनक्लेव होता है। मतलब इसे ट्रेड एंड कस्टम्स के पर्पस से इंडिया की कस्टम्स टेरिटरी के बाहर माना जाता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सपोर्ट्स के लिए एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तैयार करना। और ये कॉन्सेप्ट कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर हम फरवरी 2024 तक का डेटा देखें तो इंडिया में 368 SEZs नोटिफाई किए जा चुके थे। समझिए इसका स्केल, 368। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि इंडियन इकोनॉमी के फैब्रिक में SEZs कितनी डीपली इंटीग्रेटेड हो चुके हैं। इस पूरे सिस्टम की फाउंडेशन, इसकी नींव रखी गई थी SEZ एक्ट 2005 के साथ। और इस एक्ट का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन था, जो गेम चेंजर था, वो था इसका सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या? बेसिकली इसने कंपनीज को ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप यानी सरकारी दफ्तरों की चक्कर काटने से बचाया। एक ही जगह सारे अप्रूवल्स, बहुत बड़ी बात थी। अब आते हैं इस पूरी डिस्कशन के सबसे क्रूशियल पॉइंट पर, जिसके लिए यह टॉपिक अभी न्यूज में है, द 2026 पॉलिसी पिवट। सरकार एक नया रूल लाई है जिसमें एक ऐसी राहत दी गई है जो SEZs के काम करने के तरीके को, उनके गेम को पूरी तरह से बदल सकती है। ये एक रियल गेम चेंजर है। तो सवाल उठता है कि आखिर बदलाव क्या है? इसे आराम से समझते हैं। देखिए, अप्रैल 2026 से पहले SEZ यूनिट्स का बस एक ही मेन फोकस था, स्ट्रिक्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, सिर्फ निर्यात करना। अगर उन्हें अपना सामान इंडियन मार्केट में बेचना होता, यानी कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया जिसे हम DTA कहते हैं, तो उन्हें पूरी की पूरी इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। रिजल्ट, उनका प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा अनकॉम्पिटिटिव, मतलब महंगा हो जाता था। लेकिन अब अप्रैल 2026 के बाद एक साल के लिए एक बड़ा चेंज आया है। अब ये यूनिट्स डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल कर सकती हैं, वो भी कंसेशनल ड्यूटी रेट्स पर, मतलब कम टैक्स पर। सोच के देखिए, ये एक तरह से ग्लोबल शॉक्स के अगेंस्ट एक बफर का काम करेगा। मान लीजिए ग्लोबल डिमांड कम हो गई, तो अब इनके पास डोमेस्टिक मार्केट का ऑप्शन है। लेकिन एक लॉजिकल सवाल यहां यह भी आता है कि सरकार इन SEZs के लिए इतना सब क्यों कर रही है? Why does this policy shift matter so much? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ टैक्स फ्री जोन्स नहीं है, बल्कि ये देश के नेशनल ग्रोथ के असली इंजन साबित हुए हैं। चलिए इस बात को डेटा से प्रूव करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए। दिसंबर 2023 तक इन SEZ से टोटल एक्सपोर्ट्स कितना हुआ? 11.70 लाख करोड़ रुपए। ये एक ऐसा वैसा नंबर नहीं है, इट्स अ मैसिव फिगर जो इनकी एक्सपोर्ट पावर हाउस होने की कहानी बताता है। और ये कहानी सिर्फ एक्सपोर्ट्स या पैसों की नहीं है, इसका एक ह्यूमन डायमेंशन भी है। इन्हीं जोन्स ने 31.73 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट किए हैं। सोच के देखिए, इतने लोगों को रोजगार, ये हमारे देश की वर्कफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और बात यही नहीं रुकती, इन सबके ऊपर से SEZs ने टोटल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है 7.86 लाख करोड़ का। तो एक्सपोर्ट्स, जॉब्स, इन्वेस्टमेंट, ये तीनों नंबर्स चीख चीख कर बता रहे हैं कि SEZs एज इकोनॉमिक मैग्नेट्स कितने पावरफुल हैं। तो अब तक तो हमने सारी अच्छी अच्छी बातें की, इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट है। बिल्कुल नहीं। इस एनक्लेव मॉडल की, यानी एक आइलैंड की तरह मेन इकोनॉमी से अलग थलग काम करने के मॉडल की कुछ बहुत पर्सिस्टेंट, कुछ गंभीर स्ट्रक्चरल हर्डल्स हैं जो आज भी मौजूद हैं। क्या है ये चैलेंजेस? सबसे पहला, लैंड एक्विजिशन। देखिए, एक SEZ के लिए आपको बहुत बड़े अनब्रोकन पार्सल्स ऑफ लैंड चाहिए, और इंडिया जैसी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री में ये एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखेंगे कि ज्यादातर SEZs कुछ ही स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, खासकर कोस्टल और इंडस्ट्रियल स्टेट्स में। इससे क्या होता है? रीजनल इम्बैलेंस। कुछ स्टेट्स आगे निकल जाते हैं, बाकी पीछे रह जाते हैं। तीसरा, रेगुलेटरी डिस्प्यूट्स। टैक्स एग्जेम्पशंस और कंप्लायंस को लेकर हमेशा कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। और आखिर में, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। SEZ के अंदर तो सब वर्ल्ड क्लास है, A1 फैसिलिटीज,
लेकिन जोन के बाहर पोर्ट तक या हाईवे तक सामान पहुंचाने के लिए जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी चाहिए, वहां अभी भी काफी गैप्स हैं। तो इन्हीं सब चैलेंजेस की वजह से गवर्नमेंट को भी रियलाइज हुआ कि अब सोच बदलने का वक्त आ गया है। अब SEZs के फ्यूचर को लेकर जो विजन है वो शिफ्ट हो रहा है। हम इन्हें अब आइसोलेटेड आइलैंड्स की तरह नहीं, बल्कि इकोनॉमी से जुड़े हुए पावरफुल इंजन्स की तरह देखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये नया विजन क्या है? ये विजन है इंटीग्रेशन का, यानी जोड़ने का। अब गोल ये है कि ऐसी जीज को आइसोलेटेड टैक्स लेड जोन से शिफ्ट करके इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लेड हब्स बनाया जाए, जहां फोकस सिर्फ टैक्स बेनिफिट्स पर ना हो बल्कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो। और इसी डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा कदम है DSH बिल, यानी डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स बिल, जिसका मेन मकसद ही इन जोन्स को नेशनल इकोनॉमी के साथ सीमलेसली कनेक्ट करना है। तो अंत में अगर इस पूरे डिस्कशन का सार निकालना हो तो वो यही है, हम SEZs को इंडिया से अलग थलग आइलैंड्स के रूप में देखने की सोच से दूर जा रहे हैं और उन्हें नेशनल फैब्रिक में, देश के ताने बाने में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड इंजन्स के रूप में देखने की तरफ बढ़ रहे हैं। और यकीन मानिए, ये जो शिफ्ट इन थिंकिंग है, यही शिफ्ट इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर की नई दिशा तय करेगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।